टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं, एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है, क्या आपको रजिस्ट्रेशन नया लेने की जरूरत होगी, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, सामने वाला पर्सन यानी कि सप्लायर्स इस टीडीएस को किस तरह से क्लेम करेगा, आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप ये कब से एप्लीकेबल हुआ था। सर ये एप्लीकेबल हुआ था सर 10 अक्टूबर 2024 से, नोटिफिकेशन नंबर 25 2024 सीटी। इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने 10 अक्टूबर 2024 से अगर आप कोई भी मेटल स्क्रैप अगर आप परचेज करते हैं, उस समय जब आप उनको पेमेंट करते हैं उस समय आपको कुछ परसेंटेज टीडीएस डिडक्ट करना है। कौन सी वैल्यू पे डिडक्ट करना है, यह सब कुछ अब हम आगे लेक्चर्स में देख रहे हैं। व्हाट इज मेटल स्क्रैप? सबसे पहले समझते हैं कि सर ये मेटल स्क्रैप में आता क्या क्या। मेटल स्क्रैप में आता है सर चैप्टर 72 टू 81, 72 से लेके 81 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर आयरन, स्टील, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, टीन, अदर बेस मेटल्स, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपके मेटल स्क्रैप में आते हैं। अगर ये मेटल स्क्रैप अगर आप परचेज करते हैं, आप उनका पेमेंट कर रहे हैं, तब आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आएगी, टीडीएस डिडक्ट करना आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर आरसीएम यानी कि टैक्स किस तरह से आपको पे करना है। जीएसटी की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे टीडीएस की। यहां पर दो पार्टीज होती है सर, एक होती है सप्लायर्स और एक होती है बायर्स। सप्लायर्स का मतलब होता है जो गुड्स की सप्लाई करता है, और बायर का मतलब होता है जो गुड्स को परचेज करता है। अगर यहां पर दो पर्सन है, एक है सप्लायर्स अगर अनरजिस्टर्ड है और बायर भी अगर अनरजिस्टर्ड है, ऐसे केसेस में आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी और न ही उस पर कोई भी टीडीएस का रूल्स एप्लीकेबल होगा। सेकेंड केसेस में बात कर रहे हैं जो सप्लायर्स है वो सर अनरजिस्टर्ड है, यानी कि मेटल स्क्रैप जो भी सप्लाई कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, लेकिन जो उसको परचेज कर रहा है बायर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऐसे केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 18%, और उसमें टैक्स किसको पे करना है सर, बायर को टैक्स पे करना है। बायर आरसीएम के थ्रू एट द रेट ऑफ 18% के हिसाब से टैक्स पे करेगा और फिर उसका आईटीसी लेगा। नोट जीएसटी टीडीएस, उस पर कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल यहां पर नहीं है। थर्ड ऑप्शन से यहां पर से रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि अगर सेलर सप्लायर्स जो है वो रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो परचेज है यानी कि जो परचेजर है, जो बायर है, वो क्या है सर अनरजिस्टर्ड डीलर है। ऐसे केसेस में आपको एफसीएम के थ्रू टैक्स चार्ज करना है और 18% टैक्स पे करना है। यहां पर सर जो रजिस्टर्ड डीलर है जब वो इनवॉइस रेज करेगा बायर्स के लिए, उस समय 18% के हिसाब से एक्स्ट्रा ऐड करेगा और सामने वाले पर्सन यानी कि जो बायर्स है उससे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेगा। देन नो जीएसटी टीडीएस, यानी कि सर जो बायर्स है वो तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है। फोर्थ ऑप्शन आता है सर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं B2B बिजनेस। सामने वाला यानी कि सप्लायर्स और बायर ये दोनों जीएसटी रजिस्टर्ड है। ऐसे केसेस में एफसीएम के थ्रू ही टैक्स चार्ज करना 18%, यानी कि जो सप्लायर से वो टैक्स चार्ज करेगा बायर से और गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन यहां पर अब अप्लाई होता है सर जीएसटी ऑन टीडीएस। टीडीएस यहां पर अब एप्लीकेबल होगा। किस केसेस में एप्लीकेबल होता है? रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। अगर मेटल स्क्रैप में दोनों पर्सन रजिस्टर्ड है, बायर और सप्लायर्स दोनों अगर पर्सन रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केसेस में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं की पॉइंट ऑन टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप परचेज। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस 2% ऑन मेटल स्क्रैप परचेज। अगर आप कोई भी मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं, कौन परचेज करता है सर? अल्टीमेटली सर बायर ही परचेज करता है। बायर जब सामने वाले पर्सन यानी कि सप्लायर्स को जब वो पेमेंट करेगा, ऐसे केसेस में उसको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। कितना परसेंट सर? 2%। TDS at the 2%, split CGST 1%, SGST 1% is to be deducted on purchase of metal scrap from registered supplier in B2B transaction। B2B transaction का सिंपल सा मतलब होता है कि दोनों पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सप्लाई वैल्यू स्क्रैप गुड्स एक्सीज 2.5 लाख रुपए। अब यहां पर जो बात की जा रही है वो है कि सर यहां पर कुछ लिमिट दे रखी है। अगर बायर किसी से कोई भी रिसीव कर रहा है, मेटल स्क्रैप अगर रिसीव कर रहा है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है यानी कि जो पूरे इनवॉइस की जो वैल्यू है वो टैक्सेबल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है,
तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। ये जो वैल्यू दे रखी है सर, ये टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। ओके, कैलकुलेशन बेसिस क्या होगा सर? टीडीएस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएस, टीसीएस एंड अंडर इनकम टैक्स। यानी कि एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जो एक नॉमिनल वैल्यू जो होती है, टैक्सेबल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, जिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है, वो अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। द डिडक्टेड टीडीएस विल रिफ्लेक्ट इन सप्लायर जीएसटीआर 2A अपॉन फाइलिंग विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर। अब सर फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि 3 लाख रुपीस का कोई एक इनवॉइस था जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स चार्ज किया, 2% के हिसाब से 6,000 रुपीस का उन्होंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो टीडीएस डिडक्ट किया 3,000 एसजीएसटी है और 3,000 सीजीएसटी है, ये सर उन्होंने डिडक्ट कर दिया। अब ये सामने वाला पर्सन यानी कि सप्लायर्स को उसको कैसे मिलेगा? तो सामने सप्लायर्स को जीएसटीआर 2A में दिखेगा और जीएसटीआर 2A से ये उसके कैश क्रेडिट लेजर में जाएगा, कैश लेजर्स में जाएगा। किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सॉरी क्रेडिट लेजर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स में ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए और भी समझते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन, अब बात करते हैं कि सर जो बायर है, बायर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो क्या करता है सर? वो जीएसटीआर 1 फाइल करता है, सिंपल। जीएसटीआर 2B मैच करता है और जीएसटीआर 3B में उनका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट करता है। बस ये 3 काम करता है। अब यहां पर इन तीनों में कहीं पर भी आपका टीडीएस का वर्क नहीं आता है कि जिसका टीडीएस आपने डिडक्ट किया हुआ उसका आपको पेमेंट करना। इसके लिए उसी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर को एक और रजिस्ट्रेशन लेना होता है यहां पे, जिसको बोलते हैं टीडीएस डिडक्टर के रूप में। क्या लेना होता है सर? टीडीएस डिडक्टर के रूप में एक न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। बायर मस्ट रजिस्टर सेपरेटली फॉर टीडीएस अंडर जीएसटी यूजिंग फॉर्म REG 07। REG 07 फॉर्म फिल करना है और आपको न्यू जीएसटी टीडीएस डिडक्टर के रूप में आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना है। कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं सर रिटर्न एंड फाइलिंग। हमने जीएसटी टैक्स डिडक्टर के रूप में, टीडीएस डिडक्ट के रूप में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हमने सामने वाली पार्टी को पेमेंट किया, उसमें हमने टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया। अब सर इस टीडीएस का पेमेंट हम गवर्नमेंट को कैसे करेंगे? सामने वाले पर्सन को क्लेम कैसे करेगा? सामने वाले पर्सन को कैसे पता चलेगा कि मेरा ये टीडीएस जो डिडक्ट हुआ था ये इन्होंने डिपॉजिट किया है? इसके लिए बायर डिडक्टिंग टीडीएस मस्ट फाइल फ्रॉम जीएसटीआर 7। सर जिस पर्सन यानी कि जो बायर है वो सामने वाला यानी कि सप्लायर्स का टीडीएस डिडक्ट करता है, तो इसके लिए बायर को जीएसटीआर 7 फॉर्म फिल करना होता है। 7 फॉर्म फिल करना होता है बाय द 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ की। फॉर एग्जांपल अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो 10th मई से पहले आपको क्या करना है सर? जीएसटीआर 7 फाइल करना है और साथ में आपको उनका टीडीएस का पेमेंट भी करना है। क्लियर है? तो जो 6,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल आपने डिडक्ट किया था उसका पेमेंट आप जीएसटीआर 7 के अंदर करेंगे। जैसे ही आप जीएसटीआर 7 के अंदर करेंगे आपके बाद में 7A एक्ट टीडीएस सर्टिफिकेट वाज सप्लायर सिमिलर टू फॉर्म 16A अंडर इनकम टैक्स। जिस तरह से इनकम टैक्स के अंदर हम टीडीएस में फॉर्म 16A प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह से जीएसटी में भी आपको जीएसटीआर 7A का एक सर्टिफिकेट आपको सप्लायर्स को देना होता है। क्लेमिंग टीडीएस, अब सर सामने वाला पर्सन जो है यानी कि जो सप्लायर्स है वो उसका क्लेम कैसे करेगा? सप्लायर कैन क्लेम द टीडीएस क्रेडिट मंथली एज ए रिफ्लेक्ट इन देयर कैश लेजर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर टैक्स पेमेंट एंड रिफंडेड इमीडिएटली। सर उसके जीएसटीआर 2A में आ जाएगा, जीएसटीआर 2A से उसके कैश लेजर्स में चला जाएगा। ठीक है, और कैश लेजर्स कहां पे यूज किया जाता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। कैश लेजर का यूज आप टैक्स का पेमेंट करने में भी आप यूज करते हैं। पेनल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, लेट फीस होती है, ऐसे केसेस में आप कैश लेजर यूज कर सकते हैं। तो ये जो टीडीएस का अमाउंट है ये आपके कैश लेजर्स में आ जाता है। अगर आपकी लाइबिलिटी यानी कि सर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है और आपको कैश लेजर की नीड नहीं है तो ऐसे केसेस में आप रिफंड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो टीडीएस है उसका रिफंड भी आ जाता है, लेकिन ये जीएसटी के दायरे में ही होगा, इसका इनकम टैक्स के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। एक्सेप्शन टीडीएस अंदर जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू, अब ये कुछ के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। किसके लिए? इंपोर्ट ऑफ मेटल स्क्रैप। अगर आप अदर कंट्री से अगर आप कोई मेटल स्क्रैप परचेज कर रहे हैं यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं तब आपको चाहे 2.5 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू है फिर भी आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जिससे भी आप
गुड्स परचेज कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड है। जब अनरजिस्टर्ड आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, अगर आप डिटेल भी दोगे तो क्या डिटेल दोगे, तो ऐसे केसेस में भी आपको क्या करना है सर, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है और वहां पर आपका आरसीएम एप्लीकेबल होता है, जहां पर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर मेटल स्क्रैप परचेज करते हैं तो। क्लियर है? तो ये था सर आपका टीडीएस ऑन मेटल स्क्रैप। और टीडीएस टैली के अंदर उसकी एंट्री कैसे होगी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जीएसटीआर 7 कैसे फॉर्म फिल करना है, यह सब कुछ आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि इस लेक्चर्स में हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको इजीली कवर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।